हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम एकेडमी। तो आज हम जो इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 3 कर लेंगे। इससे पहले प्रीवियस आप 2 लेक्चर्स का एक्सेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए जिनका प्रीलिम्स आने वाला है। ठीक है, 2-3 महीने के अंदर प्रीलिम्स है और तब तक हम कोशिश कर लेंगे आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा कवर हो जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज की क्लास। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हम लाइव क्लास दे रहे हैं जेकेएस का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जिसको भी ज्वाइन करना है लाइव में 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक पे आके क्लिक करिए, वहां हम आपको जूम एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी, जूम क्लास आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज स्टार्ट कर लेंगे हम जहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर रुका हुआ था। हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदुस्तान के आईन को बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमने छेड़ी थी कि कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करके दिया। ओके, क्या फ्रेम करके दिया भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करके दिया। ओके, हाँ, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई 29 अगस्त 1947। ठीक है, थोड़ा रिकेप करवाऊंगा आपका, जो पिछला लास्ट के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में किए थे। ठीक है, थोड़ा रिकेप करेंगे उसका। 29 अगस्त 1947 में क्या होता है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाती है जिसका क्या काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर ले और ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने पेश करे। ठीक है, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी इसको एनालाइज करती है क्लास बाय क्लास। ओके, क्लास बाय क्लास एनालिसिस के बाद 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन होता है, यानी कि एक्सेप्ट होता है। जी हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब मुकम्मल हुआ है, हमें यही कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए चाहिए। किसने एक्सेप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। पूछा जाता है कि एडॉप्ट कब हुआ हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ भाई? 26 नवंबर 1949। उसके बाद फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डेट बोला था 1930 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली लाहौर सेशन में डिमांड हुई थी 1929 में। उसके बाद 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, यहां तक क्लियर है। इसीलिए 24 को हम रिपब्लिक डे नहीं मानते हैं, 26 नवंबर को हम रिपब्लिक डे नहीं मानते हैं, बल्कि हमने फिर एनफोर्समेंट डेट किसको चूज किया? 26 जनवरी 1950। ओके, सो इस डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन है आपका एडॉप्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ है भाई? 26 नवंबर 1949। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ है, यानी कि सारा लागू कब हुआ है, पूरे के जो पूरे प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हुआ है 26 जनवरी 1950। आई होप आप सबको ये चीजें समझ आई होंगी। ओके, जिसको भी समझ नहीं आई थोड़ा पीछे आप जा सकते हो, हमारा लेक्चर आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2, वहां पे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने आपको बतानी है। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कुल कितना टाइम लगा? ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कुल कितना टाइम लगा इन टोटल? सो इट टुक कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, 2 years 11 months एंड 18 days। कितने भाई? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। किस लिए? टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका यही टास्क था, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने में कितने दिन लगे? 2 years 11 months एंड 18 days फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर यहां तक? एंड इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस। कितने सेशन हुए थे इसके? 11 सेशन। 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। ठीक है ना, यानी कि 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन टोटल हुए इन 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज में। ओके, सो फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, मुकम्मल हुआ था हमारा आईन। ओके,
उसके बाद अगर इसकी कॉस्ट की बात कर लेंगे, एक्सचेकर की बात अगर कर लेंगे, इट कॉस्टेड एक्सचेकर ऑफ 6.4 करोड़ रुपीस। ओके, इतना एक्सपेंचर हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। क्लियर है? तो अब हम कुछ वर्किंग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग हम देख लेंगे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फेज में काम किया। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहले भी मैंने आपको बता दिया, 2 years, 11 months and 18 days, or total 11 sessions to prepare the Constitution of India. अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ओके, इसके 3 फेजेस है, ठीक है, याद रखना। एक फेज होता है स्टार्ट, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, ऑन द डे ऑफ द फॉर्मेशन, जब फॉर्म होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकेंड फेज जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर और भी जिम्मेदारियां आई। फर्स्ट फेज में क्या करना था, क्या काम था, वो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है थर्ड फेज, ठीक है ना, जब हमारा आईन बन के मुकम्मल हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए इसको एक्ट करना पड़ता है प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो चलिए फर्स्ट फेज में देखिए क्या होता है। फर्स्ट फेज कहां से स्टार्ट होता है? 6 दिसंबर 1946, क्योंकि इस डे से क्या हुआ, इस डेट से फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 को हुआ टू 14 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि भाई 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। ओके, सो इस दौरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिर्फ एक ही टास्क था। वो कौन सा टास्क था? टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रही, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रही, और इसका यही काम था कि वो हिंदुस्तान के लिए आईन बना के दे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिश का राज चल रहा था। ठीक है, ब्रिटिश राज यहाँ पे चल रहा था। ओके, इट वॉज नॉट ए सोवरियन बॉडी। देखो पहले इस पॉइंट को समझ लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पीरियड में सोवरियन बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि इंटरफियर था ब्रिटिशर्स का। कैबिनेट मिशन प्लान की लिमिटेशंस के अंडर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पीरियड में काम कर रही थी। जिस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान ने बता दिया, डिफाइन किया फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर्टिकुलर पीरियड 14 अगस्त 1947 तक, इसको यही मानना था। क्यों? क्योंकि तब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। ओके, सो अंडर द लिमिटेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट फेज में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लिमिटेशन तक ही रहती है, जो उसको सेट करके देता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर? और ये सॉवरेन बॉडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटर्नल इंटरफियरेंस है। कहां से है? ब्रिटिशर्स से। कैसे? थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान। आई होप ये चीज समझ आई होगी। सेकंड फेज में हम चलेंगे। सेकंड फेज कहां से स्टार्ट होगा भाई? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरियन बॉडी बन गई, अब यहाँ पे ब्रिटिश इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, इस पर्टिकुलर डेट तक। क्यों 26 नवंबर 1949? क्योंकि इस डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम खत्म होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो काम खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, इट वाज एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड ऑन दिस डेट। ठीक है, इस डेट में अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो सेकेंड फेज में क्या ये प्रोविजन, देखो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और इस पीरियड में 15 अगस्त 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और यहां से आगे बनना बंद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिपेयर नहीं होगा, वो प्रिपेयर हो चुका है, उसको एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। सो इस फेज में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी, और ये सॉवरेन बॉडी बन गई। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 से हिंदुस्तान आजाद रहा। ओके, एंड इट एक्टेड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई, और एक जिम्मेदारी हुई। क्यों? क्योंकि अब देश को चलाना है, कंट्री को रन करना है। जिस तरह से आज हमारा पार्लियामेंट रन कर रहा है, हमारी कंट्री को गवर्न कर रहा है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
भी कुछ ऑर्डिनरी लॉज को पास कर सकती थी, इसके पास ये पावर्स आ गए, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट कर सकती थी, तो इसीलिए इसकी कैपेसिटी बन गई एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। ओके, होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी चीजें। जिसको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आप वहां पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। अब आएंगे हम थर्ड फेज में। चलो चेंज करूंगा, वेट। ओके, थर्ड फेज में हम देखेंगे 27 नवंबर, यानी कि 26 के बाद 27 नवंबर 1949। अब आप सब समझ चुके होंगे, हाँ भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम था, आइन बनाने का काम खत्म हुआ। तो 27 नवंबर 1949 से अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को गवर्न कर रही थी। कब तक? जब तक ना हमारे लिए पार्लियामेंट बन जाता, जब तक ना पार्लियामेंट बन जाता। और हमारा पार्लियामेंट कब बना है? मार्च 1952। तो 27 नवंबर से लेके 27 नवंबर 1949 से लेके मार्च 1952 तक अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम इसको नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल पार्लियामेंट ही इसका काम रहा। और इस टाइम भी ये सोवरेन बॉडी थी। आई होप आपको तीनों के तीनों फेज जो है वो समझ आ चुके होंगे। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज में ये सोवरेन बॉडी नहीं थी और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रही थी। लेकिन जब सोवरेन बॉडी बन गई, एक बार हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसके ऊपर और एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई प्रोविजनल पार्लियामेंट का। और प्रोविजनल पार्लियामेंट फिर कब तक चला? जब तक ना हमारा इस वक्त का जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, 1952 में स्टैब्लिश हुए, बने 1952 में, मार्च 1952 में। यहां तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारे लिए लॉज बनाए थे, ऑर्डिनरी लॉज बनाए थे। अब देखेंगे अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम। लेकिन बिसाइड्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिसाइड्स फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके और भी कुछ फंक्शंस थे। क्या किया था इसने? एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो ट्राई कलर हम नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। और कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। इस चीज को राइट डाउन करो, इंपॉर्टेंट नोट चीज है, ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। दोनों को एक ही दिन अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ठीक है, दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हो। एक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, ओके, कौन था? यही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन फिर अब हिंदुस्तान का, इंडिया का प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था। वो काम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसने इलेक्ट किया, ठीक है, इलेक्ट किया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब किया? 24 जनवरी 1950। साथ साथ में देखो, चीजों को लिंक करना सीख दो आप, ठीक है ना, किस तरह से लिंक होती है चीजें, और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। 24 जनवरी 1950 में एक तो इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये दो चीजें हुई है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम भी अडॉप्ट हुआ है। और एक चीज मैंने आपको बता दिया था, 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? Our constitution draft got the sign of 284 members out of the 299। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, लेकिन आपको चीजों को लिंक कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और हमारे कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप लिंक हम भेज देंगे और वहां पे आपको पीडीएफ सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी उस चीज की, ठीक है। आगे हम सीधा आपको कभी यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि नोट्स से हट के भी हम आपको चीजें पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।